हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सेकंड लेक्चर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुअलाइज करना चाहें कि वो दिखता कैसा है, तो फिर उसको किस तरह से विजुअलाइज किया जाता है और वहां से कौन कौन सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आती है। लेकिन उसको कवर करने के पहले हमें दो छोटे से डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा। एक है मॉड्यूलस और एक है कॉन्जुगेट। तो आइए नजर डालते हैं इन दोनों डेफिनेशंस पर। तो चलिए हम लोग कॉन्जुगेट का डेफिनेशन देखते हैं। लेट z is equal to x plus iota y, x y belonging to R be a complex number, be a complex number, then the conjugate of z, then the conjugate of z denoted by z bar is defined as z bar is equal to x minus iota y। ओके, तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। यहां पर बेसिकली हमने क्या करा कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z प्लस आयोटा y है, तो कॉन्जुगेट डिफाइन करते समय हम लोग z बार करते समय इसका साइन रिवर्स कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास यहां पर प्लस के फॉर्म में दिया है तो हम माइनस के फॉर्म में कर देंगे, दैट्स इट। इसको ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लेते हैं 2 माइनस 3i, ठीक है, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं z, उस स्थिति में हमारा z का कॉन्जुगेट भाई हो जाएगा 2 प्लस 3i। वेरी सिंपल। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए हमें स्टार्टिंग में z दिया है 1 माइनस रूट 3i, तो इसको कॉन्जुगेट देखना है हमें, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आ जाता है 1 प्लस माइनस रूट 3i, ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। देन इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, बस यहां पे आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस रूट 3i विच बिकम्स 1 प्लस रूट 3i। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्लस को ही माइनस करते हैं, आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ पहले, कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, तो ये होता है कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट का। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पे चलने की पहले आइए थोड़ा सा मोटिवेशन बिल्ड करते हैं कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेचुरली हम लोग वहां तक पहुंचते कैसे। तो अगर हमारे पास सबसे पहले कौन सा हम लोग बेसिक पढ़ते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर्स, है ना। जब आपको रियल नंबर प्लॉट करने होते हैं तो आप क्या बनाते हैं, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, है ना। फिर आप उस पर प्लॉटिंग करते हैं, आप कहते हैं ये है 0, ये है 1, ये है 2, 3 एंड सो ऑन। अब अगर हमें कभी भी कोई भी रियल नंबर प्लॉट करना है, जैसे आपने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल हमें ये ढूंढना है कि x इज इक्वल टू -1 कहां लाई करता है, तो आप तुरंत उसका एड्रेस लोकेट कर सकते हैं कि भाई सर ये है -1, बड़े आराम से लोकेट हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना मोटिवेशन इस बार r से बढ़ा करके, अगर हम लोग अपना मोटिवेशन r से बढ़ा करके R2 में ले आते हैं तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। क्या हमारा जो R का सेट होता है, R के सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं भाई, X टाइप के दिखते हैं, जहां वो रियल नंबर है। सिंपली लिख देते हैं X such that X is रियल, करेक्ट। जब हम लोगों की बात होती है R2 की, तो R2 कैसे डिफाइन होता है, देखिए R2 को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखते हैं X, y where x y themselves are real numbers, ऐसे लिखते हैं। अब अगर हम लोग R2 को विजुअलाइज करना चाहें, R2 को प्लॉट करना चाहें, तो भाई क्या कष्ट आएगा, क्या हम ऊपर वाले ही मेथड से R2 को प्लॉट कर सकते हैं क्या भाई। अगर हमसे कहा जाए कि एक पॉइंट लोकेट कर दीजिए, मेरे लिए एक पॉइंट लोकेट कर दीजिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1,2, ये पॉइंट लोकेट कर दीजिए। तो भाई अगर सपोज करो हम लोग इस पॉइंट पर लोकेट कर, इस लाइन पर लोकेट करने गए,
तो हमने देखा भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इस तरीके से है। चलो एक बार को हम लोग 1 पे पहुंच भी गए, एक बार को हम 1 पे पहुंच भी गए, लेकिन यार ये 2 कैसे डिफाइन होगा? इस 2 को आप इस लाइन पे दोबारा से प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि R2 के अंदर हमारी जो दोनों एंट्रीज होती है ना, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। यानी कि हम यहां पर क्या इनपुट कर रहे हैं उसका इस बात से कोई मतलब नहीं कि हम यहां क्या रख रहे हैं। अगर हम यहां 2 रख रहे हैं तो यहां पे हम 5 रखें, 7 रखें, 11 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी रखिए। तो यार यहां पर अगर हमने 1 रख दिया तो 2 कहां जाए? तो इसका मतलब हमें कुछ अलग एक्सिस चाहिए जिसपे हम सेकंड वाली एंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। हमें कुछ सेकंड एक्सिस चाहिए जहां पर सेकंड एंट्री आए। तो ये बात कैसे हो जाती है आसानी से? अगर सपोज करिए हम यहां पर इस तरह का कुछ एक्सिस क्रिएट कर दें, यहां पर हम कुछ इस तरीके का एक्सिस क्रिएट कर दें, इसको हम मान लें ओरिजिन। तो जैसा ये चल रहा था बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी अपन कर लेते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। तो ऐसा कर देने से क्या हो गया भाई, हमारा 1 तो अपने को मिल ही रहा था। अब इस 2 को इंडिपेंडेंट नोटेशन देने के लिए हमने इस एक्सिस पर 2 को लोकेट करवा दिया, ठीक। तो यहां पर 1 और यहां पर 2, तो कंबाइंड में दोनों को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? ऐसे। तो जब मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट एंट्रीज होती हैं तो मोटिवेशन क्या है कि आपको 2 अलग एक्सिस चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो भाई जैसे XY में 2 इंडिपेंडेंट एंट्रीज आती हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी रफली यही बात तो करता है। यहां पर आप कहते हो x प्लस आयोटा y का फॉर्म होना चाहिए, जहां पर XY R से आते हैं, करेक्ट। तो भाई इसका और इसका थोड़ा सा यहां पर सिमिलरिटी दिखती है या नहीं दिखती है आपको? तो यहीं से हम लोग मोटिवेशन लेते हैं आर्गन प्लेन के लिए, जो कि हमारा एक्चुअल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो आई होप यहां से आपको समझ में आया होगा कि आर्गन प्लेन क्यों चाहिए और एक सिंगल लाइन पे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट क्यों नहीं होते। तो R2 वाली मोटिवेशन को हम लोग अब कंटिन्यू कैसे करते हैं आर्गन प्लेन में देखते हैं। तो अगर मेरे पास कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, अगर मेरे पास कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल R2 के जैसा एक प्लेन बनाते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल R2 के जैसा एक प्लेन बनाते हैं। इस प्लेन को हम लोग बुलाते हैं आर्गन प्लेन। अब यहां होता क्या है कि आपकी एंट्रीज तो बिल्कुल वैसी ही रहती है, जैसे 1 2 3 4 5, फिर इधर भी -1 -2 एंड सो ऑन। यहां पे आपका 1 2 3 4, here -1 -2 -3। तो जो हमारा R2 का प्लेन होता है दिखता है ये बिल्कुल वैसे ही है। अब यहां पर होता क्या है कि जो हमारी ये वाली एक्सिस होती है, इस पर हम लोग रियल वाला इनपुट देखते हैं, और जो हमारी ऊपर वाली एक्सिस होती है, इस पर हम लोग अपना इमेजिनरी वाला इनपुट देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मेरे पास कभी बोला जाए कि एक एग्जांपल है, आप बताओ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा को प्लॉट कैसे किया जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा को कैसे प्लॉट करें। तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई इसके अंदर जो रियल वाला पार्ट है यानी कि x, और जो इमेजिनरी वाला है यानी कि y, वो कैसे दिखते हैं। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x एक्सिस में अपने रियल पार्ट तक पहुंच जाएंगे जो कि 3 है। उसके बाद हम लोग y में यानी कि इमेजिनरी पोर्शन में कहां पे है, +1 और +2, तो इस नंबर तक पहुंचेंगे, ये हमारा 3, 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो बेसिकली हमारा जो x + आयोटा y है उसमें रियल वाला पोर्शन हम लोग यहां दिखाते हैं, इमेजिनरी वाला यहां दिखाते हैं। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि आप एक नेगेटिव नंबर प्लॉट करके दिखाइए, प्लॉट करिए z -1 -2 आयोटा। इसको प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहां पर देखिए मेरा नेगेटिव वाला पोर्शन रियल में है -1 और इमेजिनरी में -2, तो समवेयर अराउंड हियर। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा -1 -2। तो इस हिसाब से हमारी आर्गन प्लेन का मतलब क्या हो जाता है, आर्गन प्लेन में हमारी सिंपली मैपिंग उसी तरह से होती है जैसे कि हमारी R2 में होती है। तो बस सिंपल है। अब आर्गन प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिनोट कर दिया, हमने बोला भाई ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो ओनली दिस रिप्रेजेंटेशन इज गिविंग मी दिस प्लॉट, नो, कई सारी बड़ी अच्छी अच्छी सी प्रॉपर्टीज इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से हमको देखने के लिए मिलती हैं आर्गन प्लेन में। तो देखते हैं कि करके की क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं।
यहीं से हम लोग आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस, पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, सारी चीजें एक एक करके चलिए शुरू करते हैं देखना। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जैसे R2 का प्लेन होता है और उसमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी ऐसी ही कुछ पिक्चर होती है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात करते हैं तो मेरा सेट कैसा दिखता है, x प्लस आयोटा y जैसा दिखता है, जहां x कॉमा y क्या है, रियल नंबर्स है, जहां पे x और y क्या हो जाते हैं, हमारे रियल नंबर्स हो जाते हैं। अब यहां पर यार क्या है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना चाहें तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि भाई आप प्लॉट कर दो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें एक कदम चलना है रियल एक्सिस में, हम यहां पहुंच जाएंगे। हमें दो कदम चलना है प्लस के पार्ट में, तो यहां पर 1 और यहां पे 2, तो यहां पे पहुंच जाएंगे। तो अगर हम अपने नंबर को यहां पर मार्क करना चाहें तो ये रेड कलर का जो पॉइंट हमने बनाया है ये हो जाएगा कितना, 1,2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई आपसे कहता है कि जैसे प्लॉट करो z इज इक्वल टू -2 -3i, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका रियल वाला पार्ट निगेटिव में चलने लगेगा। तो जैसे -1 -2 यहां पे आएंगे आप, फिर -3 माने -1 -2 -3, तो यहां पे आ जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा -2 -3। ध्यान दीजिए यहां पे हमने आयोटा लिखा नहीं है, लेकिन मतलब इंप्लाइड है। कहने का मतलब ये 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा ही है, बस यहाँ पे हम आयोटा को अलग से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसको नंबर लाइन में नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। आर्गन प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है वो तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन क्या आर्गन प्लेन में बस इतना ही इंफॉर्मेशन है? नहीं, आर्गन प्लेन पे हमें कई सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पता चलती है। तो आइए एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मोटिवेशन तो हम लोगों ने देख लिया आर्गन प्लेन पे। अब बारी आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहां पर दिखाते हैं उनको देखने की। मान लीजिए कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। ठीक, हमसे कहा गया इसको प्लॉट करो, आसान है। 1 2 3 कदम हम लोग चल के यहां पहुंचेंगे और 4 कदम ऊपर, 1 2 3 4 कदम ऊपर, तो रफली हम लोग यहां पर पहुंचेंगे कहीं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, 3,4। अच्छा, ध्यान दीजिए भाई ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका ओरिजिन का। अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई 0 0 से 3 4 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अगर हम यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। फिर एक मोटिवेशन आता है, भाई इस लाइन का जो यहां से यहां ज्वाइन कर रही है इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम लोग यहां पर ये डिस्टेंस निकालने जाएं, अगर हम लोग यहां पर ये डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाता है आपका 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आंसर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, 16 प्लस 9 विल बी √25 विल बी 5। अब यहां पर एक चीज जरा ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस निकाला हमने, कितना निकाला, 5। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये टर्म पर √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को हम कुछ और भी तो जानते हैं। √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को हम कुछ और भी तो जानते हैं भाई। हम लोग ये जानते हैं कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो उसका जो मॉड होता है वो भी तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो जो ये निकल के आ रहा है टर्म, इसको हम लोग मॉड ऑफ z भी तो बोल सकते हैं। अरे ये क्या हुआ, यहां पर हम लोगों ने जो डिस्टेंस निकाली ये तो मॉड आ गई, करेक्ट है। अब आप एक बात ध्यान दो, इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करता है। क्या बात यहां पर ये कह सकते हैं? हाँ जी, कह सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल को ना लेकर के कोई आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, जैसे कि अब हम लोग क्या करें, कोई आर्बिट्रेरी नंबर उठा लें। ऐसा सपोज हमने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पे लाई करता है कहीं, और इसका वैल्यू है a, b, होगा कुछ अपने को क्या। तो अगर हमसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रखवा दिया जाए w, और हमसे पूछा जाए कि भाई मॉड ऑफ w क्या होगा, तो मॉड ऑफ w का जो ज्योमेट्रिकल और न्यूमेरिकल मीनिंग है दोनों देखिए, ये है क्या, न्यूमेरिकल मीनिंग, और ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, ओरिजिन और ab को ऐड करने वाली
जो लाइन होगी इसका डिस्टेंस आएगा ये। क्लियर हो गया? तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से हमने फाइनली क्या देखा कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, आइए देखते हैं इसी तरह से और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। अगर इसी तरह से मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, वो यहां पर लोकेटेड है xy, ओके, ये है z। अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई आप z के कॉन्जुगेट को क्या इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बहुत आसान है। अगर मेरा xy जैसे यहां पर है तो मेरा z कैसा है भैया, x प्लस आयोटा y, तो मेरा z बार कैसा हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। दैट इज अगर ये पॉइंट x y में बनता था तो ये वाला पॉइंट x माइनस y में बन जाएगा। तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर आपने जो वैल्यू लिया है ये वाला, ठीक, ये वैल्यू कितना है, कुछ भी है, तो ये है आपका प्लस का y, करेक्ट। बाद में क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू y की जगह पर माइनस y हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वही बनेगा। दैट इज यहां नीचे आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस y, और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फिर बस इतना डिफरेंस आ जाएगा, करेक्ट है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं और लाई कर रहा हो, जैसे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए यहां लाई करता, सपोज करते हैं कि यहां पे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 -2, ठीक है, -3 -2, मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर, और हमसे कहा जाए भाई इसका कॉन्जुगेट बताइए, तो मेरा z क्या है, मेरा w ले लेते हैं, चलो हम लोग -3 -2 i, तो w का जो कॉन्जुगेट हो जाएगा भाई वो हो जाएगा -3 + 2i, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसा दिखेगा भाई, -3 ही रहेगा इस बार। अभी ये डिस्टेंस कितना था अपना, ये डिस्टेंस अभी था -2, इस बार ये कितना हो जाएगा +2, तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव के ही केस में कॉन्जुगेट मिलता है, किसी भी केस में मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए डिफरेंस हो गया, ये था पुराना, ये हो जाएगा इस बार, तो मेरा जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई वो यहाँ मैप हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा कॉन्जुगेट का। अगर हम लोग किसी का भी कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं, बस y का साइन चेंज कर दीजिए आप। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आइए अब एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आप कहोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सर हमने देख लिया, लेकिन ग्राफिकली उसका क्या मीनिंग होता है एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एक लॉ होता था वेक्टर कैलकुलस में स्कूल में, जिसको लोग बोलते थे पैरेललोग्राम। हम लोगों ने करा तो कई लोगों ने, बट स्टिल एक पॉइंट के आगे हमें क्लियर नहीं होता कि उसका मोटिवेशन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्यों आता है। तो यहाँ पर इस डिस्कशन में उसका थोड़ा सा इंक्लूजन आ रहा था, तो एक बार कर लेते हैं डिस्कस, तो ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा हमारा। तो भाई आइए अब एक बार देखते हैं हम लोग क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ग्राफिकली इन दोनों का क्या मीनिंग होता है। अब मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज किसी ने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए Z1, क्या कहा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए Z1 का वैल्यू है मान लेते हैं 4 + आयोटा, ठीक, और मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और Z2 का वैल्यू मान लेते हैं 2 + 4 आयोटा, ठीक है। ऐसे हमने कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, तो आइए पहले अपने Z1 को प्लॉट करते हैं। तो Z1 होगा 4 + i, तो यहां पे कहीं लाई करेगा हमारा, तो आइए इसको बना लेते हैं, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1। Z2 2 + 4i है, Z2 क्या है, 2 + 4i। ओके, अब एक बात मेरी समझिएगा, Z1 को प्राप्त करने के बाद हम लोग Z2 उसमें ऐड कर रहे हैं, Z1 ऑब्टेन करने के बाद उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि 4 यूनिट्स में अगर हम एडिशन करेंगे तो 4 यूनिट्स में 2 ऐड हो जाएंगे। तो ऑलरेडी हमारा पोजीशन कहां है भाई, 4 पर तो हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं ही, तो 4 से हम 2 यूनिट आगे चले जाएंगे, यानी कि हम यहां पे पहुंच जाएंगे, करेक्ट है। यहां तक तो आ गए, अब इसके आगे जाने का रास्ता ये है। तो आप 4 जहां तक आप पहले ही पहुंच चुके हो, उसमें जब आप 2 ऐड करते हो तो कहां पहुंचोगे, यहां पहुंचोगे। आप 1i तक तो पहले ही थे, अब 1i में आपने क्या ऐड करवा दिया, 4 ऐड करवा दिया, करेक्ट। तो आप यहां पे आए, तो अब आप कहां तक जाओगे भाई, 5 तक जाओगे, करेक्ट है, 5 तक जाओगे, तो ये यहां पे आएगा कहीं पॉइंट, यहां पे आएगा। तो Z1 को ऑब्टेन करने के बाद जब उसमें हमने Z2 जोड़ा, तो हमारा कैसा दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखेगा ना, देखिए यहां से यहां तक एक ऐसे ऐड कर दिया हमने, ये वाला हो गया। अब ये पॉइंट की वैल्यू बताइए क्या है, ये पॉइंट है 6, 5,
यानी कि इनका सम है। तो अगर हमने Z1 पर खड़े होकर के ये एडिशन करा तो हम यहां पहुंच जाते हैं। बिल्कुल क्लियर? ओके। अब अगर हम इनको ऐसे ना बना करके डायरेक्टली बना दे Z1 प्लस Z2, डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाता है 6, 4 और 1 कितना हो जाता है 5। तो भाई अगर इसको एक बार में ही लिखा जाए तो दिस इज 6 प्लस 5i। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डायरेक्टली यहां से यहां जोड़ते हैं 6 प्लस 5i, चलो इधर ले लेते हैं, तो ये कैसा बनेगा भाई? ऐसा बन जाएगा, देखिए ऐसा बन जाएगा। ठीक, ओके। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहले Z1 था, फिर हमने Z2 इस तरीके से ऐड किया उसमें, और ये कितना है मेरा? ये है मेरा Z1 प्लस Z2, टोटल वैल्यू है Z1 प्लस Z2 का। जहां पर ये था Z1 और ऊपर वाला नंबर क्या है मेरा? Z2। ठीक, अब एक बात देखिए, यहां पे हमने Z1 पर से Z2 जोड़ा। अगर हम ये ना करके ओरिजिन से Z2 जोड़े तब, यानी अगर हम ओरिजिन से Z2 बनाए तो 2 प्लस 4 आयोटा, तो 2 प्लस 4 आयोटा यहां पे बनता, कहीं यहां पे बनता। तो आइए देखिए, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो कुछ दिख रहा है आपको क्या? हमें ये नजर आता है कि भाई इधर वाला जो आपका ये वाली लाइन है, और देखिए ये वाली, ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं ना, ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं, यानी कि आप Z1 में इधर जो वेक्टर को जोड़ करके पहुंच रहे हो, या आप ओरिजिन से उसको यहां से निकालो, तो ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं। और अगर अब हम इस पूरे को कंप्लीट कर दें इस तरह से, तो देखिए क्या मिल जाता है? एक पैरेललोग्राम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पैरेललोग्राम। तो यही पैरेललोग्राम लॉ होता है जो हम लोग वेक्टर्स में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स में ये क्या दिखा रहा है कि आप Z1 और Z2 को जोड़ने के बजाय यहां पर देखो कि पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग Z1 और Z2 ऐसे लिख रहे हो, इधर लिख रहे हो, या इधर लिख रहे हो, एक ही बात है। तो सिंपली द एडिशन ऑफ दीज टू विल बी दिस डायगोनल एलिमेंट गोइंग लाइक दिस। ओके, तो आई थिंक यहां से आपको थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ का मोटिवेशन मिल गया होगा कि कैसे एडिशन करते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल है। तो कभी भी जैसे आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं, बस उनको लेकर के आप एक पैरेललोग्राम बना दीजिए, डायगोनल एलिमेंट विल गिव यू द एडिशन। ओके, अगर यहीं पर सब्ट्रैक्शन कराना होता तो कैसे करते? अगर हमसे यहीं पर बोले कि भाई एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करते हैं Z3। ओके, सपोज करते हैं कि कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर कहीं लाई करता है, सपोज Z3 लाई करता है इधर। ठीक, और हमसे बोला गया कि भाई Z1 और Z3 के बीच में बताओ, तो कैसे बनाओगे आप? तो Z1 और Z3 के बीच में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका पोजीशन कहीं पर यहां लाई करना चाहिए, ऐसा हमको पैरेललोग्राम लॉ ने बताया। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम Z1 और Z3 का एडिशन देखेंगे तो इट विल लाई समवेयर अराउंड हियर। ओके, क्योंकि यहां पे इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, देखिए। ओके, तो इस तरह से एडिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन को किस तरीके से। तो सब्ट्रैक्शन को कैसे समझें? अगर हम लोगों ने एडिशन समझा, हम लोगों ने समझा कि मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z1, मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z2, तो इनका जो सम होता है वो कैसे बताते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि भाई इनको पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनके बीच का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इस तरीके से लाई करता है ऑन अ पैरेललोग्राम। करेक्ट है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि Z1 माइनस Z2 बताओ, अगर हमसे ये पूछे कभी कि Z1 माइनस Z2 बताओ, तो आंसर निकालना तो आपको आता है। बस एक बार छोटा सा ये देख लेते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। देखिए, Z1 माइनस Z2 इज सेम एज Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है ना, यानी कि Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करना इज द सेम एज Z1 में माइनस Z2 को ऐड कर देना। ठीक है ना, तो भाई यहां पर जो मोटिवेशन डिफरेंस का होता है ना ग्राफिकली, उसका मीनिंग ये होता है कि जैसे आपने यहां पे Z2 लिया हुआ है, तो आप Z2 का इनवर्स ले लीजिए। अगर ये XY है तो माइनस x माइनस y ले लीजिए, तो कहीं यहां पे आ जाएगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली बना लेते हैं। ये कहीं यहां पर ट्राई करेगा आपका समवेयर अराउंड हियर। देखिए, अगर ये Z2 है तो ये नंबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस Z2 हो जाएगा। तो अब इनके बीच में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे फिर भाई। ठीक है ना, तो जो भी आंसर यहाँ पे लाई करना चाहिए
वो यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे लाई करेगा, फिर इनका रिजल्टेंट ये कितना हो जाएगा Z1 माइनस Z2, ठीक है ना। तो ये मीनिंग होता है यहाँ पर। तो बस Z1 प्लस Z2 कर रहे हैं, आपका वेक्टर ऊपर रहेगा। अगर आप डिफरेंस कर रहे हैं तो आपने क्या किया, उसके निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मोटिवेशन होता है सब्ट्रैक्शन का। अब हमारे मन में भाई अभी बात आ रही है क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ग्राफिकली देखना तो बड़ा आसान सा है, लेकिन सर अगर हमारे पास पावर्स हो जाए, जैसे कि अगर कोई कहे कि भाई सर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज Z है 4 + 5i, ठीक है। अब सर ये बताइए कि Z का जो स्क्वायर होगा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ठीक है। या फिर हमसे कहा जाए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। या मेरे पास कुछ भी दे दिया जाए इस तरीके का Z1 स्क्वायर करके अपॉन Z2, तो भाई ऐसे लोगों का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं ना अपने नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो हो सकता है आपको उतना आसान ना पड़े, अनटिल एंड अनलेस आप इसको कैलकुलेट करके लेके आएंगे तब आप इसको बता सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बड़ी स्पेशल बात है, आप इसको एक आर्गन प्लेन में x + i के फॉर्म में तो देख ही सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के पास एक और बहुत अच्छा फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के अलावा, दैट इज x + i के फॉर्म में दिखाने के अलावा पोलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जब हम पोलर फॉर्म पढ़ते हैं तो पोलर फॉर्म से काफी सारी चीजें ना काफी आसान हो जाती हैं। एक ऐसा हमको सनग्लासेस मिल जाते हैं जिससे पिक्चर को देखना बड़ा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बस ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उस पर थोड़ी सी फाउंडेशन बनाई है। अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक, पोलर फॉर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर तीसरे लेक्चर में। थैंक यू सो मच।